नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नीरज बख्शी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। तो आइए उनका मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार नीरज जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार नीरज जी, अपनी बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले इस बात से करना चाहेंगे कि जो आपकी ये रुचि है, कला के प्रति जो आपकी रुचि है, ये कैसे स्टार्ट हुई? और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ हो जिससे कि आपको लगा हो कि हाँ, आपका इंटरेस्ट जागा हो? नहीं, मेरे को बचपन से ना वो थोड़ा ड्राइंग्स बनाने का शौक़ था, कलर बना। तो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, जैसे 13-14 के साल में, तो फिर कुछ कुछ आर्टिस्ट लोग मेरे डैड को मिलने आए एंड दे सेट किए इसको, इसमें काफ़ी अच्छा टैलेंटेड है, इसको आप फ़ोन करो। तो मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशन, मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो दे ही सेट कि आप करना चाहते हो क्या इसको? तो मैंने कहा हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो हालांकि उस टाइम प्रचलन था यही कि डॉक्टर, इंजीनियर। तो फिर मैंने, माय फादर वो काफ़ी लिटरेचर में, उनका साहित्य में काफ़ी रुचि थी। उन्हें कहा अगर पेंटिंग में आप करना चाहते हो तो करो। तो फिर मैंने 10th पास करने के बाद 5 साल का बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स का करा। तो इंटरेस्ट मेरे को शुरू से ही था, रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? मतलब अपने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? क्या मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एक टाउन है अनंतनाग, तो वहाँ से करता हूँ, जो पहलगाम के पास है। तो वहाँ पर वो वैसे बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जगह। बहुत वैसे ही दिमाग में ऐसे थॉट आ जाते हैं, इतनी सुंदर जगह। हाँ, बड़ी सुंदर थी। लैंडस्केप्स काफ़ी करते थे पेंट, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट आते थे उस टाइम। जो सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे इंडिया के, वो उस टाइम समर में वहीं पर गर्मियाँ बिताने आते थे। तो उनके साथ वहाँ पर इंटरेक्शन होता था। नीरज जी, ये तो बात हो गई कि जैसे आपके फादर ने आपका इंटरेस्ट देखा या लोगों ने उनको सजेस्ट करा कि आप बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है या इस चीज़ में, मतलब इस फील्ड में आप उसको आगे भेजो। जी। तो आपने कभी डिसीजन लिया कि प्रोफेशनली या मतलब आपको इसी में डेडिकेट होकर काम करना है? मुझे दिन ब दिन लगा कि मेरी स्ट्रेंथ थे, काफ़ी स्ट्रेंथ थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं थी। अच्छा। जैसे वो हायर स्टडीज़ है, तो मुझे लगा आर्टिस्ट में, मतलब आर्ट जो पेंटिंग मेरे लिए बहुत अच्छा कह रहे। तो फिर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते थे हमारे घर में। तो उन्होंने भी मेरे फादर को इसको प्रोत्साहन दो, सो दैट ये आर्ट में अपना कैरियर बना सके। तो उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें एज ए कैरियर नहीं कर सकते आप, इसको एज ए हॉबी रख लो। हाँ, मेरा पूछने का यही जी जी जी, बिकॉज जो इंडियन लोग हैं, मतलब एक फैमिली की जो वहाँ पर साइकिल बनाओ। जी जी, ये तो ठीक है, ये एक हॉबी है। हाँ, करते हो लाइफ में क्या करते हो? प्रोफेशनल बनाना, तो उसमें काफ़ी लोग खिलाफ थे। बट मेरे फादर द्वारकानाथ बख्शी, तो उनको काफ़ी लिटरेचर में रुचि थी और पेंटिंग भी मतलब अच्छा पसंद करते। तो उन्होंने कहा कि तुम कर लो। और हम ज़मींदार फैमिली से आते, तो हमको पैसे की उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं भी होता तो कुछ भी ना, आप काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब फाइनेंशियल वो नहीं था, बट एक ये था कि चलो आप, मतलब फादर का इंटरेस्ट था कि आप इस चीज़ को करो। जी जी, उनका। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप कश्मीर से आपने बताया है, तो यहाँ पे ये पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, उस दौर में कश्मीर में बहुत ये सब चीज़ें करना या मतलब पढ़ाई लिखाई या इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। जी जी, उस चीज़ ने भी आपको इफेक्ट करा होगा, या मतलब उस चीज़ से कितना नहीं, जब मैंने 86 में करी तब बिल्कुल शांत था वहाँ पर। अच्छा। तो जब 89 में स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो उसने तो हर किसी को 89। आप यहाँ पर 85 में आ गए थे दिल्ली? नहीं, 89 तक मैं 90s में आ गया था। जम्मू। तो उसके बाद 95 में आ गया, इधर दिल्ली आ गया। तो फिर मतलब जैसे वहाँ पर जब डिस्टर्बेंस होगी, तो आपने सोचा होगा कि चलो अब मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना है। जी जी जी। उसके बाद आप फिर दिल्ली आए? जी जी, क्योंकि ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। 95 मैंने एक पहले शो करा, फिर जो अंजलि अलामन, जो इस टाइम सबसे प्रख्यात आर्टिस्ट है इंडिया की, तो उन्होंने भी मेरा काम देखा, सब ने काफ़ी हौसला अफजाई करी। तो उसके बाद मतलब मैं 2001 में मैं डायरेक्टर बन गया MIT कॉलेज ऑफ फाइन, मैंने वो स्टार्ट कराया। तो जो मालिक है डॉक्टर अशोक चौहान, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, तो उन्हें अलग से मेरे को स्टूडियो स्पेस दे दी। अच्छा। हाँ, नहीं, डिफेंस कॉलेज में जो हेड ऑफिस था ना, तो उन्हें कहा कि आप ले लो बेटे, आप हफ्ते में एक बार जाया करो। उनको भी मतलब यही अच्छा लगता था कि मैं आर्ट में ही अपने आप को बढ़ाऊँ। उसके बाद मेरे काफ़ी शोज़ होते थे। लंदन में मेरा शो हुआ, बाली में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। तो उन्होंने हमेशा मेरे को ना प्रोत्साहन करने के मतलब एज ए जॉब नहीं रखा। उसने कहा आप अपने आर्ट को आगे बढ़ाओ। तो दैट वे आई वॉज वेरी लकी। फिर मैंने 1995 में एक शो करा बहुत अच्छी गैलरी के साथ। फिर तब तक मैंने फिर 19 सोलो शोज़ करे। अच्छा। तो जब मैं आया था तो मैं 300 रुपये लेके आया था जम्मू से। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, लेकिन कृपा हुई कि आर्ट ऐसे मतलब चलने लग गया कि एकदम आर्ट में ना काफ़ी ज़्यादा बूम आ गया। तो उस बूम का मैं भी हिस्सेदार बन गया। तो फिर मेरी मतलब लाइफ
काफ़ी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है, मतलब फाइनेंशियल भी बहुत साउंड हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछूंगा कि जैसे जब आप कोई भी ड्राइंग करते हो, मतलब मैं इसको ड्राइंग बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब जो भी आप काम करता हूँ, काम करते हो, क्रिएट कोई चीज़ क्रिएट करने जाते हो, सोचते हो, तो उस टाइम पे मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जैसे हम जैसे एज ए व्यूअर मैं आपको बोलूँगा, या एज ए व्यूअर में हम जैसे कोई भी चीज़, जो कोई भी पेंटिंग हम देखते हैं, तो हमें देख के ऐसा लगता है कि मतलब ये उस जो आर्टिस्ट है उसे इमेजिन कैसे करा होगा, तो वो इमेजिन कैसे करते हैं आप? वो ऑटोमेटिकली होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मेमोरी स्कीमेटा होता है जिसको। मतलब पहले आप मतलब कोई पहले दिमाग मतलब कैसे कुछ कोई माइंड सेट करते हो या? नहीं, मैं स्पॉन्टेनियसली पेंट करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को ट्रेनिंग मिली है फाइन आर्ट्स में ना कि कैसे हैंडल करना है ड्राइंग, तो उससे काफ़ी इंसान की जो सेंसिबिलिटी ना काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है कि फिर आपको पता है कि कैसे क्या अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ऐसी कोई अगर आप हमें बताएं, कोई मतलब कोई एक ऐसी पेंटिंग हो या ऐसी आपकी काम हो जिसे आप करने में आपको बहुत टफ लगा हो, कोई ऐसा काम हो? नहीं, मैंने वाटर कलर में को हमेशा हर कोई चीज़ ईजी लगी, तो मैंने दूसरे मीडियम जैसे ऑयल पेंटिंग हो, एक्रेलिक को, तो वो बड़ा टफ लगा मेरे को, मुझे लगा नहीं मेरे बस की नहीं है। हालांकि वाटर कलर सबसे डिफिकल्ट मीडियम है, लेकिन मतलब पता नहीं वाटर कलर में मेरे को बहुत अच्छी तरह करना था, क्योंकि मेरा ना जो टेम्परामेंट है वो फास्ट करने का है, मतलब मैं ना धीरे धीरे करके मेरे में इम्पेशन में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा पेंटिंग नहीं कर रहा। और वाटर कलर वही होता है, वाटर कलर को आप जितना जल्दी करेंगे, जितनी तेज़ी से करेंगे ना, तो उतना ही वो हेल्प करता है। अच्छा, वाटर कलर जी, डिफरेंस ये होता है, जितनी फास्ट करोगे उतना अच्छा बनेगा, जितनी स्लो करोगे वो ख़राब हो जाता है। मतलब इमेजिनेशन में कुछ नहीं कि जो दिमाग में आ गया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी दिमाग में होता है कि जैसे मैं अनरियल लाइफ पे बहुत काम करता हूँ, ऑलरेडी मेरे दिमाग में होता है क्या बनाना है, लेकिन फिर पेपर की अपनी मर्जी होती है। जब आप उसमें डॉट देते हो तो उस टाइम आप मास्टर, जब तक आप काम नहीं करते आप मालिक होते हैं, वो सर्वेंट होता है। जैसे अपनी डॉट डाल दिया, कुछ ड्राइंग करी, उसके बाद आपको पेंटिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। उस टाइम पेंटिंग डिक्टेट करती है आपको कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अच्छा, मतलब वो आप एक ये वो है म्यूचुअल वाली बात है कि मतलब हाँ, म्यूचुअल, बिकॉज ये एसेंशियल साधना है, मतलब ये आपका एक मेडिटेशन है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो आपको करना होता है ना, वो ऑलरेडी जो खाका है ना, वो आपके दिमाग में बना होता है क्या करना है। लेकिन उस टाइम जब पेपर पे करते हैं तो उस टाइम हम डेलिब्रेशन बोलते हैं, जैसे डेलिब्रेटिव कुछ करते हैं ना, वो सबसे गंदा काम वही होता है। चाहे किसी भी आर्टिस्ट का देखो, जिसको जो भी आर्टिस्ट ने जिसने मतलब सबकॉन्शियसली और स्पॉन्टेनियसली काम करा ना, चाहे आप शायरी देखिए, वो शायर तो सोच समझ के शायरी नहीं करते थे ना, आप मिर्ज़ा गालिब को देखिए, आप मजाज लक्ष्मी को देखिए, आप सादत हसन मांटो को देखिए, उनका बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता था। ये भी आप सही बोल रहे बिल्कुल। जो पोएट्री है, मतलब जैसे गालिब वो थोड़ी सोच समझ के करते थे, वो जो मुँह से निकलता दिमाग में आ गया वो बनता, लेकिन उनको मतलब उर्दू के ऊपर उतनी महारत हासिल थी कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस तरह एक आर्टिस्ट को जब अपने कलर में आपको महारत हासिल है कुछ भी अब ना, तो जो बन जाए तो अच्छा बन जाता, और कभी बहुत ख़राब भी बन जाता। ऐसी बात नहीं कि हर बार आप अच्छा बना सकते हैं, हर बार आप। इसमें कोई बुरा एक्सपीरियंस है इसमें? किसमें? इसमें आर्ट में कोई ऐसा, जैसे आप बता रहे हो कि कभी कभी ख़राब भी बन जाता है, कभी आपने सोचा बहुत अच्छा बनाया पर वो अच्छा ना बनाओ, कोई ऐसा वो खुद को पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसको फाड़ना पड़ता है उस काम को, फिर वो दिखा नहीं सकते, वो नहीं, उसको किसी को नहीं दिखा सकते आप। मतलब मेन ये है कि मतलब आपको जो आपको पसंद आता है वो चीज़ आप आगे लाते हो, मतलब जो वो आता है, वो अंदर से पता चलता है आपको कि आपका काम अच्छा बना है नहीं बना है, तो उसी को अगर एग्जिट करेंगे ना तो तब अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर 10 काम अच्छे करोगे आप और एक काम ख़राब होगा ना, तो 10 काम की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे शायरी में होते हैं, आपने 10 गज़लें या कुछ भी अच्छा लिखा, एक गज़ल ख़राब, तो वो लोग आपको उसी गज़ल से पहचाने, ख़राब से पहचानेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोफेशनल ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छा ही काम दे दें, लोगों को दिखाए, बाहर दिखाए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि जैसे आप जब बाहर जाते हो या बाहर गए हो, जब पहली बार आप बाहर गए अपने आर्ट लेके, क्योंकि आप तब उस समय यंग रहे होगे, तो वो एक्सपीरियंस क्या था? मतलब एक घबराहट भी हुई होगी क्या? मतलब नहीं, कोई घबराहट नहीं थी। मेरे को रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में ना वो मिला था एडमिशन, मेरे आई एम ओल्ड इन लैक्स जो ग्रांट है ना, उसका मैं ओल्ड हूँ। तो वो यूजुअली रॉयल कॉलेज ऑफ में 2 साल का आप करते हैं। तो समहाउ मेरी उस टाइम ना जो कागजात थे इसके, जो BFA के, जो कश्मीर प्रॉब्लम वो टाइम पे नहीं निकल रहे थे, तो उन्हें कहा हम वेट करें कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ। तो मैं मसाई मारा के जंगल में 6 महीने रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरे को वाइल्ड लाइफ से बहुत ही प्यार था बचपन से। और उसके बाद जो कश्मीर का ग्लूम एंड डूम था ना, वो जो मतलब मनहूस छाई थी, या दुख था घर से निकाले जाने का, सब कुछ मतलब ख़त्म होने का, उसके बाद वो अफ्रीका में काफ़ी मतलब खुशी मिली, रिप्रीव मिला, बहुत अच्छा लगा कि देखो लोग मतलब वहाँ पर की वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर के लोगों से मिलना, हाँ, वहाँ का जो नेचर है वो तो सबसे ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे वो वर्ल्ड की सबसे बेहतर, जैसे शेर कैसे सुबह मॉर्निंग में शिकार करता है बफेलो का,
तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा। और हालांकि मेरे को बचपन से एनिमल लाइफ और अफ्रीका के सब वो रुझान था, क्योंकि मैं एक हेमिंगवे करके एक राइटर पढ़ता था, अफ्रीका के ऊपर लिखते थे, पसंद करते थे। वो कैरन ब्लैक्सन थी, उसका था आउट ऑफ अफ्रीका था उसका ना, ये दैट एक मूवी बनाई थी, वो बचपन में मैंने देखी है। तो मुझे हमेशा फैसिनेशन थी कि अफ्रीका चला जाऊँ, वहाँ का एक्सप्लोर करूँ। तो ये आपका एक्सपीरियंस वहाँ का। जी जी जी। अच्छा, जैसे अब इतने टाइम से आप ये काम कर रहे हो और 30 कंट्रीज़ में आप घूम चुके हो, तो मतलब ऐसा कुछ है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ और अचीव करना है, या मतलब ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, ऐसे कुछ? नहीं, आर्टिस्ट की तो हमेशा जर्नी होती है, उसको हमेशा अपने आप को ना एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना होता है। आप मरते दम तक आपकी जर्नी खत्म होती है। आप ऐसा काम करते फिर आपको लगता है इसको और अच्छा कैसे बनाते थे, फिर और काम बना तो उसको फिर बोला और अच्छा कैसे कैसे करो। तो आर्टिस्ट के लिए तो ये जर्नी है पूरा, इसका कोई एंड है ही नहीं। तो मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में कि यार मैं ये अचीव कर लूँ तो मतलब नहीं कुछ नहीं। अचीवमेंट मतलब मन में कोई ऐसी वो नहीं है, बस जर्नी चलती रहनी चाहिए। वो एक सादे सब सादे एक बिना सदे, इसमें हमारा सिंपल फंडा होता है। जब आप अपने लिए काम करते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी पसंद आता है। जब आप लोगों के लिए काम करते हो तो आप वो फिर अच्छा भी नहीं बनता कभी भी। तो इसलिए कोई अचीवमेंट का कोई था नहीं, मतलब अपने काम से काम करो, दैट्स इट। फिर रिजल्ट आप छोड़ दो, आप ऊपर वाले के ऊपर, गैलरीज के ऊपर, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब आप अपने लिए काम करते हो ना तो आपका काम सबसे बेहतरीन बनता है। नीरज जी, ये सवाल मैं बहुत बाद में पूछ रहा हूँ, बट ये मुझे काफ़ी पहले पूछना था हमारी बातचीत की शुरुआत। जी जी जी। मतलब जैसे हर किसी का एक आइडल होता है हर चीज़ में, अगर कोई गाना गा रहा है तो उसका कोई एक आइडल होता है। जी जी जी। आपका लाइफ में मतलब जैसे आप पेंटिंग करते हैं ये चीज़ें, तो इसमें आपके आइडल कौन थे अगर आपको? मेरे आइडल एगॉन शील था, और एगॉन शील एक बेहतरीन पेंटर थे वो। और दूसरा ये है एक मोदी गिलानी, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, ये तो आपके इंस्पिरेशन थी। जी जी तो जी। अगर मैं यहाँ पे आपको से कहूँ कि आपकी लाइफ में अभी तक की जो अचीवमेंट्स हैं, अगर कुछ ऐसी होती है ना अचीवमेंट्स जो लाइफ जी में जी जी जी। हमें लगता है कि हाँ हमारा काम अप्रिशिएट हुआ है, जी जी या जी जी। हमने ये चीज़ अचीव करी है, तो ऐसे कुछ अचीवमेंट्स अगर आपके हों? हाँ, मेरे अचीवमेंट्स है कि मैं जब उधर 95 में मेरे को ना वो एक लक्समबर्ग ग्रांट मिली थी। उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि इनलैक्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रांट्स में थी। उसके बाद जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, उन्होंने एक सर्वे करी थी, उन्होंने टॉप 10 आर्टिस्ट ऑफ द फ्यूचर लिखे थे, तो उनमें से एक नाम मेरा भी था। तो फिर एक बार हुसैन को मैंने दिखाया था अपना काम लंदन में, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और एंजेलिया लेमन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, वो शुरू से मेरे काम के ऊपर काफ़ी लिखती आए, मेरे को काफ़ी उसने हमेशा कहा। तो वो मेरे को वही अचीवमेंट्स लगे। जब कोई बड़ा आर्टिस्ट आपके काम को अप्रिशिएट करते, उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आपके लिए। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ कि एक बात, मतलब और कोई अचीवमेंट या और कोई एक लालसा है, या कुछ ऐसा सोचते हैं कि मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, या मतलब मेरे को ये अवार्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? नहीं, कोई लालसा नहीं। मेरी एक ही लालसा कि दिन ब दिन अच्छा काम करता रहूँ, अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। जैसे भी सर्कमस्टेंसेज हो, अभी मेरे को बहुत ज़बरदस्त 1-2 साल पहले ना काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, तो उसमें मेरे को लग रहा था शायद मैं काम करवा पाऊँगी नहीं, तो लेकिन मैंने फिर भी अपना काम करा, और उसके मतलब जो पहले का काम उससे बेहतर बना। तो वही मेरी लालसा थी, भगवान ने पूरी कर दी। अच्छी तरह का चल रहा है काम। और लोग जो अभी रिसेंट शोज़ को भी काफ़ी ज़्यादा, जो आर्ट क्रिटिक थे, प्रयाग शुक्ला जी थे, या उदय जैन जिनने करा ये शो, उसका वीर मुंशी, अनवर खान, इन सब ने बहुत ही पसंद करा काम को। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड वही है। बाकी कोई लालसा नहीं कि मनी पावर, कुछ नहीं, नथिंग। अपना काम होना चाहिए। काम के लिए मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो है, और थोड़ा मतलब बाकी कोई ना कोई पॉइंट तो रहता है आदमी को। वो हाँ, सारी हसरतें तो किसी की, वो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता ना, वो तो हाँ आसमान नहीं मिलता, वो तो चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ, अरे ये होना भी चाहिए लाइफ में। ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना काम करते जाइए, बाकी जो मिलना होगा या जो वो उसका वो ऊपर में लिखा होता है, वो पहले पता होता है। लेकिन आप, और मेरे को सबसे बेहतरीन जो चीज़ मेरे को अचीवमेंट लगता है अपनी लाइफ का, मैं जो काम करना चाहता था तो उसको भगवान ने वो दे दी, मेरे को एक चैनल दे दी, वो पूरा हो गया। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कम खुशनसीब लोग होते हैं जो अपना काम करना चाहते हैं लेकिन किसी वश कर नहीं सकते। जैसे कोई पेंटिंग करना, कोई रीडिंग, कोई राइटर बनना चाहो, लेकिन उसको फैमिली प्रेशर्स और फाइनेंशियल प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ही नहीं कर पाता। तो दैट वे आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लक्की दैट आई वॉज एबल टू परस्यू वट आई वॉन्टेड टू परस्यू, एंड माई फादर वॉज वेरी काइंड। एंड देन द सेकंड ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑफ माई लाइफ वॉज दैट आई गॉट ग्रेट टीचर्स। मतलब राजेंद्र टिक्कू थे, उसके बाद भूषण कूल थे, उसके बाद यहाँ पर आके एंजेलिया लेमन। तो उससे मेरे को बहुत, जब कोई बड़ा आर्टिस्ट आपके काम को बहुत पसंद करता है, दिल से पसंद करता है, आई थिंक वो सबसे बड़ा रिवार्ड आपके लिए वही होता है। थैंक यू सो मच बख्शी जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर।
आपसे बात करने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि मतलब लाइफ में आपको हमेशा एक पानी की तरह होना चाहिए, मतलब नदी जैसे गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, हाँ, गो विद द flow, फ्लो। नदी के साथ मतलब जी पानी जी के साथ एक उस बहाव के साथ चलते जाना चाहिए, और बिल्कुल। उस बीच में जो अचीवमेंट है, जो भी चीज़ आपके आपके उसमें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। रमता, वो कहते हैं ना रमता जोगी बहता पानी, वो हाँ, बिल्कुल ऐसा ऑटोमेटिक है। जब आप अपने से कोई बड़ी चीज़ को सर्व कर मतलब सर्च करते हो ना, क्योंकि ये भी एक तपस्या है, पेंटिंग साधना है। तो जब आप किसी के लिए नहीं करते अपने लिए करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उस टाइम ये आपके लिए मेडिटेशन बन जाती है, जो आपको शरीर को, आपके माइंड, सब चीज़ को ठीक रखती है। वो एक मेरे को वो याद है अल्लामा इकबाल का, वो कहते थे जान इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा ये शौक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीब में नाम पैदा कर। तो उनका भी यही था, बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है इकबाल का ये। वो भी उसी में बोलते थे, मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको कभी किसी और चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो मनी हो चाहे वो कुछ भी हो। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, उसके लिए आपको बहुत ही त्याग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आते प्रलोभन आते हैं काफ़ी लाइफ में, काफ़ी सारा कि वो भी करो ये भी करो, लेकिन सब चीज़ें नहीं होती है। जी 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 जी। तो नीरज जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के बारे में आपके साथ उनके अनुभव साझा कर सकें। तो मैं इसी के साथ बख्शी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अपना थैंक यू, कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू वेरी और मच, मेरे थैंक यू। देखने वाले दर्शकों को भी ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।